ये बात आप मानते भी होंगे और इस बात को आप जानते भी होंगे कि इशारों की या यूं कहें कि संकेतों की अपनी जुबान होती है। और अगर बात सियासत की हो तो ये इशारे और इशारों की ये जुबान और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अनुभवी राजनेता अपने दिल की बात अक्सर इशारों की जुबान में ही किया करते हैं और उनके फैसलों की झलक भी उनके इन्हीं संकेतों में छिपी होती है। मसलन ऐसा एक संकेत कुछ दिनों पहले एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने दिया था। महाराष्ट्र के चेंबूर में एनसीपी के युवा कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जलने से पहले रोटी को पलट देना चाहिए। मैं पार्टी के नेताओं से भी यही कह रहा हूं कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। शरद पवार के ये बयान किस मायने में थे, अब उसे जरा आप ऐसे समझ सकते हैं। उनके इस बयान पर महाराष्ट्र की पहले से ही सुलग रही सियासत और उबलने लगी और महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश के सियासी पंडित थे उनके इस बयान के मायने भी निकालने लगे। और आज ही मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर से शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया और इसका ऐलान करके सियासी रोटी को उन्होंने पलट दी। अब उनके ही इशारे को आधार बनाए तो कुछ अहम सवाल पैदा होते हैं। पहला तो यह कि क्या अपनी ही पार्टी एनसीपी में अपने भतीजे के तेवर को देखते हुए शरद पवार को अपनी सियासी रोटी जलने का खतरा पैदा हो गया था। और दूसरा ये कि जिस पार्टी में शरद पवार ही सब कुछ हैं और जहां उनकी बात ही ब्रह्म वाक्य है, आखिर ये स्थिति वहां क्यों पैदा हुई। आज डीएनए में हम महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े कुछ ऐसे ही संकेतों को डिकोड करेंगे और आपको शरद पवार के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी भी आज हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ये आज की तस्वीर है क्योंकि इन तस्वीरों के गहरे सियासी मायने हैं। शरद पवार आज मुंबई में अपनी ऑटोबायोग्राफी की लॉन्चिंग के लिए पहुंचे और इस अवसर पर उनके पार्टी के सीनियर नेता और कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि उस वक्त नेता के साथ साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से जोश और उत्साह के साथ उस हॉल में भरे हुए थे। तभी शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष के पद से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, वो भी एक चिट्ठी के जरिए। वो भी एक चिट्ठी सामने रखी और उस चिट्ठी के जरिए उन्होंने जो बातें लिखी है उस चिट्ठी में वो मैं आपको बताता हूं। मेरे साथियों, मैं एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुकी है और मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में रहूं, आप लोगों के लिए पहले की तरह मौजूद हूं। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा। हम लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद। ये चिट्ठी शरद पवार ने लिखी है और क्या कुछ कहा, एक बार हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। आणि 1 मे 1960 ते 1 मे 2023 इतक्या प्रदीर्घ कालावधीच्या नंतर कुठेतरी थांबायचा विचार सुद्धा केला पाहिजे। माणसाला अधिक उभा असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी उभं ठरण्याच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटते, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। यही नहीं, 82 वर्ष के शरद पवार ने यह भी ऐलान किया कि वो अब कोई चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। शरद पवार के इस ऐलान के बाद हॉल में एक पल तो सन्नाटा सा छा गया। शायद वहां बैठे पार्टी के सीनियर नेताओं को उनके इस फैसले का अंदेशा रहा हो, लेकिन पवार के इस फैसले से हर कोई हैरान रह गया। पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की आंखें भर आई और प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल समेत कई सीनियर नेता भी उनसे इस्तीफा वापस लेने की अपील करने लगे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर
आम्हाला आमचा वाली कुणी कमिटी वगैरे काय आम्हाला काय हे मंजूर नाही. आम्हाला कमिटी वगैरे नको का. तुम्हीच आमचे नेते, तुम्हीच आमची कमिटी, तुम्हीच सगळं काय. संपला विषय. पार्टी के कार्यकर्ता भी इस फैसले के साथ तैयार नहीं थे और हॉल के अंदर से लेकर बाहर तक कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए. शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की गुहार लगाते रहे और हालात ऐसे हो गए कि पार्टी के सीनियर नेताओं को उन्हें समझाने के लिए मोर्चा तक संभालना पड़ा. पक्षाचं नेतृत्व करावं अशी या महाराष्ट्राची इच्छा आहे आणि म्हणून त्यांना झालं होते. तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटते, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. शरद पवार को जानने वाले, शरद पवार को समझने वाले और उनकी राजनीतिक इतिहास में यानी जो उनकी चाणक्य नीति रही है राजनीति को लेकर, उनको करीब से समझने वाले ये मानते हैं कि शरद पवार ऐसे ही कोई बातें सामने नहीं रखते. आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं. महाराष्ट्र में दरअसल सरकार बनाने के लिए शिवसेना के साथ एनसीपी आती है और कांग्रेस आती है. सरकार चलती भी है, लेकिन उसके बाद शिवसेना में टूट फूट की स्थिति आती है और फिर जो स्थिति बनती है वो सरकार पलटने की होती है. लेकिन उस वक्त एनसीपी में एक धड़ा ऐसा तैयार हो रहा था जो शरद पवार के खिलाफ जाने को तैयार हो चुका था. यानी लगभग ऐसी स्थिति बन चुकी थी जब ऐसा लग रहा था कि एनसीपी भी टूट जाएगा, यानी ये पार्टी भी टूट जाएगी. और ऐसी स्थिति को संभालने के लिए एक बार फिर से शरद पवार सामने आते हैं. इतना ही नहीं, महाअघाड़ी को लेकर भी बहुत बड़े चैलेंज की बातें हो रही है और ये कहा जा रहा है कि महाअघाड़ी के लिए भी चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह के बयान राहुल गांधी अडानी को लेकर देते हैं उसके बयान के खिलाफ शरद पवार खड़े हो जाते हैं. और शरद पवार ने जब अपने इस्तीफे का ऐलान किया तो वाईबी चौहान हॉल में मौजूद हर शख्स ने उनसे इस्तीफा वापस लेने की अपील की. किसी ने उन्हें रोका तो किसी ने पार्टी के भविष्य का तर्क दिया. लेकिन वहां एक शख्स ऐसा भी है जो शरद पवार से इस्तीफे के फैसले से संतुष्ट था और वो थे शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार. एक तरफ जब पार्टी के दूसरे नेता शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की गुहार लगा रहे थे, तब अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार पर इस्तीफा वापस लेने का दबाव नहीं डालना चाहिए और अब नए नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए. उन्होंने क्या कहा, एक बार पहले आप उसे सुनिए. अध्यक्ष खरगे, पण काँग्रेस चालली सोनेजींच्याकडून. त्याच्यामुळं पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण जी जबाबदारी देऊ पाहतोय ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल. शेवटी साहेब म्हणजेच पार्टी हे तर काही कुणी येडागबाळांनी पण सांगायचं कारण नाही. त्याच्यामुळं आपण जे सारखं सारखं सांगताय, आता पवार साहेबांनी तो निर्णय घेतलेला आहे. पवार साहेब लोकशाहीमध्ये जनतेचं ऐकत असतात, हेही मी बघितलेलं गेले कित्येक वर्ष. आणि ह्या संदर्भामध्ये साहेबच आपले आपण यायचं, ते चव्हाण प्रतिष्ठानला यायचं, सिल्वर ओकला यायचं किंवा आणखीन कुठं काही कार्यक्रम असतील तर साहेब आपल्याला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणार आहेत. उद्याच्याला पार्टीचा अध्यक्ष जो होईल तो पवार साहेबांच्याच मार्गदर्शनाखाली काम करेल, त्याच्यापेक्षा दुसरं कुठलंही काम करणार नाही.
अल्पसंख्याक समाजाचा सातत्याने जे मगाशी सांगणं आहे, तुम्ही असं का मनामध्ये आणता की साहेब अध्यक्ष राहिले तरच अल्पसंख्याकांच्या पाठीशी उभे राहतील आणि अध्यक्ष नसतील तर उभं राहणार नाहीत. हे साहेबांच्या रक्तामध्ये नाहीये. साहेब अध्यक्ष असू किंवा नसू, या सगळा आपला परिवार हा असाच पद्धतीनं पुढे चालत राहणार आहे. मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि संकेतों के बहुत मायने होते हैं, वैसे ही तस्वीरों के भी मायने होते हैं. अब अजीत पवार ने जो कहा वो आपने अगर सुना हो तो उसके क्या मायने हैं उसे अभी आप तय कीजिए, लेकिन एक तस्वीर अभी हम आपको और दिखाना चाहते हैं और ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके मायने फिर हम आपको आगे समझाने वाले हैं. शरद पवार माइक छीनते, शरद पवार के समर्थन में जो कार्यकर्ता बोल रहा था उसका माइक अजीत पवार ने छीन लिया. एक बार फिर से उस तस्वीर को आप देखिए. अब सोचिए कि पार्टी के सबसे मुख्य चेहरे के बारे में और उनके नेतृत्व की तारीफ में नारेबाजी करता हुआ एक कार्यकर्ता अगर माइक लेता है तो फिर एनसीपी का एक बड़ा नेता उससे माइक क्यों छीन लेता है. अब अजीत पवार के इस बॉडी लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, क्योंकि मंच के पास खड़े होकर अजीत पवार ने यह कहा कि नए नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए और रोटी पलटने की जिस बात का हमने जिक्र शुरुआत में किया था, क्या वो जलती हुई रोटी का इशारा इधर था? क्योंकि आप ये भी मत भूलिए कि 2019 में यही अजीत पवार थे जिन्होंने एनसीपी का दामन छोड़ दिया था और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने भी चले गए थे और अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने अपने ट्विटर बायो से भी एनसीपी मिटा दिया है. वैसे शरद पवार ने ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बुनियाद रखी थी और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अलग अलग विचारधारा वाली शिवसेना और कांग्रेस को न सिर्फ एकजुट किया था बल्कि महाराष्ट्र की सरकार भी चलाई थी. ऐसे में उनके इस फैसले पर सिर्फ एनसीपी ही नहीं, महाविकास अघाड़ी में भी सियासी खलबली मच गई है. उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, एक बार वो भी आपको आज सुनना चाहिए. शरद पवार के साथ हमारे जो रिश्ते हैं माननीय पवार साहब के साथ, वो मैं इतना ही कहूँगा कि शरद पवार हमेशा इस राज्य के राजनीति में, देश के राजनीति में शिखर पुरुष रहे, सामाजिक कार्य बढ़ा रहा है. सिर्फ पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है पवार साहब ने, राजनीतिक संन्यास नहीं लिया है, मैं इतना ही कहूँगा. तो एक अनुभवी नेता थे, वो रहना चाहिए था, लेकिन उनके पार्टी अंतर्गत मामला है, इस पे हम क्या, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पार्टी के अंतर्गत का मामला है, इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा वक्तव्य करना अच्छी बात है. अभी लगता है कि एक वाक्य आपसे और भी साझा किया जा सकता है, क्योंकि शरद पवार ने लगातार अपने महाअघाड़ी को लेकर भी कई प्रतिक्रियाएं सामने रखी थी, जिसमें कि दूसरे पार्टी के बड़े नेताओं ने जिस तरह से राजनीतिक मुद्दों पर बयानबाजी की थी, उसके उलट जाके शरद पवार ने उन बयानबाजियों से इतर अपने पक्ष को सामने रखा था, जिससे सीधा सीधा सवाल महाअघाड़ी के गठबंधन पर भी खड़ा हो रहा था. और इस इस्तीफे के साथ ही ये भी तय हो गया है कि शरद पवार अपने 60 वर्षों के राजनीतिक करियर को विराम देने जा रहे हैं. शरद पवार देश की सक्रिय राजनीति का सबसे उम्रदराज चेहरा हैं और सियासी अनुभव के मामले में फिलहाल कोई भी नेता उनके आसपास भी नहीं है. इसलिए उन्हें महाराष्ट्र की सियासत का भीष्म पितामह और चाणक्य भी कहा जा रहा है. और इसलिए उनके इस इस्तीफे को सिर्फ इस्तीफे की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सियासी जानकारों के एक वर्ग ने ये माना है और वो ये मानते हैं कि शरद पवार का ये इस्तीफा उनके शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका है और इसी बहाने पार्टी के भीतर से लेकर परिवार के भीतर तक एक साथ कई निशाने साध लेना चाहते हैं वो. और ये निशाने क्या हो सकते हैं, आज हम इन्हें भी कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं. इसमें सबसे पहला निशाना हो सकता है अजीत पवार की बगावत, जिसका बार बार हमने आपको हिंट भी दिया. कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार और उनके गुट के कुछ नेता शरद पवार पर बीजेपी का साथ देने का दबाव बना रहे हैं, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे सरकार को कोई खतरा हो तो वो उनका साथ दे सके. यही नहीं, कुछ दिन पहले अजीत पवार के 10 से 15 विधायकों के साथ बीजेपी में जाने की अटकलें भी सामने आई थी और अजीत पवार ने अपने ट्विटर बायो से एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी हटा दिया था. अजीत पवार वर्ष 2019 में भी बीजेपी के साथ जाकर राजभवन में शपथ ग्रहण कर चुके थे और ऐसा माना भी जा रहा है कि शरद पवार ने इस्तीफे का संकेत या इस्तीफे का दांव अजीत पवार को ही चित करने के लिए चला है,
ताकि अजीत पवार की स्थिति पार्टी के भीतर कमजोर हो और अगर वो पार्टी से बगावत करें भी तो एनसीपी को ज्यादा नुकसान ना हो। अब दूसरी वजह समझिए। दूसरी वजह हो सकती है पसंदीदा उत्तराधिकारी को पार्टी नेतृत्व सौंपना। शरद पवार की उम्र 82 वर्ष की और वो कैंसर सर्वाइवर है और पिछले वर्ष कोरोना से संक्रमित भी हो गए थे। ऐसे में हो सकता है कि अपने स्वास्थ्य को देखते हुए वो अपने सामने पार्टी की लीडरशिप ट्रांसफर करना चाहते हो ताकि उनके इस फैसले का विरोध भी ना हो और पार्टी को नया उत्तराधिकारी भी मिल जाए। और परिवार की विरासत की जो लड़ाई है, ये तीसरी वजह भी बन सकती है। पवार परिवार में पार्टी पर वर्चस्व को लेकर भी घमासान है। एक तरफ जहां शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले उनकी उत्तराधिकारी मानी जाती रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजीत पवार भी पार्टी पर अपनी दावेदारी पेश करते रहे। एक इंटरव्यू में अजीत पवार ने खुलकर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि एनसीपी 2024 के महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कर सकती है और मैं 100% मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। यानी उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि शरद पवार अपने इस इमोशनल कार्ड के जरिए इस विवाद को खत्म करने की कोशिश भी कर रहे हो। वजह अगली जो हो सकती है वो सबसे अहम है, क्योंकि ये चौथी वजह ऐसा माना जा सकता है कि पार्टी को एकजुट रखने का भी ये प्रयास हो। पिछले कुछ वक्त से अजीत पवार एनसीपी की कई अहम बैठकों में गैर हाजिर रहे और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि शरद पवार की फैमिली में शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐसा ये भी हो सकता है कि शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर एक इमोशनल कार्ड भी चलाओ ताकि लोकसभा चुनाव से पहले वो पार्टी को एकजुट रख सकें। वैसे सियासत में ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले शिवसेना अध्यक्ष बाला साहब ठाकरे भी 2 बार ऐसा कर चुके हैं और हर बार इस्तीफा पेश करने के बाद वो पार्टी के अंदर पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आए। वर्ष 1978 के विधानसभा चुनावों और मुंबई नगर निगम चुनाव में शिवसेना का प्रदर्शन खास नहीं रहा, जिसके बाद बाला साहब ठाकरे ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लेकिन शिव सैनिकों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद बाला साहब ठाकरे ने इस्तीफा वापस ले लिया। इसी तरह वर्ष 1992 में बाला साहब ठाकरे के एक पुराने साथी माधव देशपांडे ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पार्टी में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं और पार्टी के गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब पार्टी के अंदर किसी ने बाला साहब ठाकरे पर सवाल उठाए थे। ऐसे में उन्होंने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक लेख लिखकर परिवार समेत शिवसेना छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये पता चलते ही शिवसैनिक सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया और उन्होंने बाला साहब से इस्तीफा वापस ना लेने पर मातोश्री के सामने आत्मदाह की धमकियां भी देनी शुरू कर दी। बाल ठाकरे के इस्तीफे की इस पेशकश के बाद पार्टी में उनके विरोध के स्वर थम गए और शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति में और ज्यादा मजबूत पार्टी बनकर सामने आई। ऐसे में यह हो सकता है कि अब शरद पवार ने भी बाला साहब ठाकरे की इसी रणनीति को दोहराया हो, क्योंकि उनके इस्तीफे के ऐलान के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है और इन कार्यकर्ताओं की मांग है कि शरद पवार अपने फैसले पर फिर से विचार करें और अगर पवार इस्तीफा वापस लेते हैं तो वो न सिर्फ बगावत साधने में कामयाब होंगे बल्कि महाविकास अघाड़ी में भी उनकी स्थिति और मजबूत होगी और इसलिए शरद पवार के इस इस्तीफे को उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। पवार साहब का इस्तीफा वापस लेना ये एकमेव निर्णय यही हमें मंजूर होगा, इसके अलावा दूसरा कोई भी निर्णय हमें मंजूर नहीं होगा। दिल बहलाने के लिए गालिब का एक शेर है, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। पक्षाच्या प्रमुख पदावरून बाजूला जाणं हे पक्षाच्या देशातल्या राज्यातल्या तरुणांच्या नव्या पिढीच्या देखील हिताचं नाही। आम्हाला आपल्या छायेखाली काम करण्याचा सवय लागलेली आहे। तुम्ही बाजूला जाऊन आम्ही कुठेच काम करू शकणार नाही। राष्ट्रवादी के बहुत सारे नेता थोड़े से नाराज थे। उनको लग रहा था कि ये ईडी की इंक्वायरी जो लगातार उनकी संस्थाओं पर आ रही है उनसे उनका जो वर्चस्व है वो थोड़ा सा खोखला होता जा रहा है। उसके खिलाफ अगर कुछ करना है और खुद की संस्थाओं को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के सिवा कोई
दूसरा चारा नहीं है। आलाकमान नेताओं का ये जो सोच था, वो सोच शायद पवार जी को कुछ दिन पहले बताया गया था। पवार साहब ने तब कहा जाता है कि ऐसा पूछा था कि अरे भाई आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है कि आप विवश हो चुके हैं। अगर ये संभावनाएं या ये जो चर्चाएं चल रही है वो सही है, तो पवार साहब ने जैसे ये लोगों को बोला था कि मुझे ये उम्र में अभी कोई भी पॉलिटिकल अलग निर्णय नहीं लेना है, तो वो निर्णय ना लेते हुए अपनी पोजीशन पार्टी प्रेसिडेंट करके कंसोलिडेट करने के लिए आज पवार साहब ने ये इस्तीफे की बात की। हालांकि शरद पवार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अब वो इस्तीफा वापस नहीं लेंगे और पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर शरद पवार के बाद अब पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि शरद पवार काफी पहले ये कह चुके हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय मामलों को उनकी बेटी सुप्रिया सुले देखेंगी, जबकि महाराष्ट्र में ये जिम्मेदारी अजीत पवार के पास रहेगी। ऐसे में अगर सीधे तौर पर इसमें से किसी एक को भी पार्टी की कमान दी जाती है तो पार्टी में एक अलग किस्म का विवाद शुरू हो सकता है और शरद पवार पर परिवारवाद के आरोप भी लग सकते हैं। ऐसे में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल के नाम पर भी चर्चा है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल न सिर्फ शरद पवार के करीबी हैं बल्कि उनके दूसरी पार्टियों के साथ भी बेहतर रिश्ते रहे हैं। वहीं जयंत पाटिल फिलहाल पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं और पवार के भरोसेमंद भी माने जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर शरद पवार इनके नामों पर सहमति जता दें, ताकि पार्टी पर परिवारवाद का आरोप भी ना लगे और पार्टी टूट से बच भी जाए और पार्टी की कमान भी पर्दे के पीछे से शरद पवार के पास ही रहे। एक सवाल और उठता है, अगर शरद पवार नहीं तो कौन? तो इस सवाल के जवाब में दो नाम निकल कर आते हैं, जैसे कि हम लगातार बताते आए हैं। सुप्रिया सुले जो पार्टी की कार्यकर्ता भी हैं, सांसद भी हैं और उनके जिम्मे शुरुआत से ही केंद्र से जुड़ी हुई जो राजनीति है एनसीपी की, केंद्र से जुड़ा हुआ जो एनसीपी का जो कार्यक्रम होता है उसको उनको दिया गया है। तो एक नाम सुप्रिया सुले का निकल के आता है और दूसरा नाम अजीत पवार का। मजबूत पकड़ है उनके पास पार्टी की और राज्य की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके ऊपर है। राज्य के कार्यकर्ता रूरल, अभी हाल ही में उन्होंने बयान भी दिया था कि मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, मेरा दिल्ली में मन नहीं लगता है, मेरा मन जो राज्य है महाराष्ट्र वही लगता है। तो इन दोनों नामों पर क्या चर्चा की जाएगी? लेकिन जानकार मानते हैं कि राजनीति में अगर आप शरद पवार की चालों को आज तक देखते या समझते आए हैं तो हो सकता है इस बात की संभावना हो कि इन दोनों में से एक भी नाम अगला पार्टी का अध्यक्ष ना बन पाए। ऐसे में कौन आता है? तो ऐसे में फिर दो नाम निकल कर आते हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं और शरद पवार की राजनीति से बिल्कुल वाकिफ हैं और उनके जो सोच को, पार्टी की सोच को आगे रखने का काम करते हैं। जो सबसे पहला नाम आता है प्रफुल्ल पटेल का। प्रफुल्ल पटेल वो व्यक्ति हैं जो खुद अपने आप में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जब यूपी की सरकार थी तब वहाँ केंद्र में मंत्री भी रहे एनसीपी की कोटे से, और इसके अलावा जो शरद पवार की राष्ट्रीय राजनीति है उसको भली भांति से वो परिचित हैं। तो एक नाम जो निकल के आता है वो प्रफुल्ल पटेल का है, जो दूसरा नाम निकल के आता है जयंत पाटिल का है, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति से पूरी तरह वाकिफ है। पार्टी को अलग जगह पर रखने का काम वो हमेशा करते आए हैं और हमेशा एक जो शरद पवार के लिए कभी भी कुछ भी कर देने की मुद्रा में वो तैयार रहते हैं। ऐसे में अगर ऐसा ना हो कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार की लड़ाई में पार्टी में इतनी बड़ी फूट पड़ जाए कि पार्टी अपना जो आधार है वो खो दे और विधायक और सांसद अलग अलग हो जाएं, ऐसे में एक नॉन पवार फैमिली का व्यक्ति आकर हो सकता है जो एनसीपी का अगला अध्यक्ष बन सकता है। इस बात की भी संभावना लगातार सामने आ रही है। जी न्यूज़।